हाय एवरीवन, दिस इज योर लॉ फैकल्टी एडवोकेट विवेक शर्मा और मैं लेकर आया हूं अपना सबसे पहला वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट वाज प्रीवियसली नोन एज सीआरपीसी 1973 इसको पढ़ना कैसे है ना। और जैसा कि आप टाइटल में देख कर आए होंगे कि इसमें मैं सारे ही चैप्टर्स या फिर सेक्शंस को डिस्कस करने वाला हूं, एक पूरी सीरीज में पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे एंड दैट विल बी फॉर जुडिशियल एस्पायरेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोला तूने? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कोई रेवोल्यूशन लेकर आना है या मैं कुछ चैरिटी कर रहा हूँ। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं, पहली बात। तो मैं आपसे क्या फीस लेने वाला हूँ, मैं बस आपसे इतनी फीस लेना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी आगे की वीडियोस पसंद आती हैं तो। और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिन लोगों को आपको लगता है कि इस सीरीज की जरूरत है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप शायद सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ा के छोड़ोगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बेयर एक्ट के साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी भी इंक्लूड करूंगा इसमें, जिसमें मैं सीआरपीसी के साथ कंपैरिजन करूंगा बीएनएसएस का कि उसमें क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, क्या रेलिवेंट प्रोविजंस ऐड हुए हैं नए और कौन से ओमिट हुए हैं। इसी के साथ साथ हर सेक्शन में रेलिवेंट केस लॉस और केस लॉस के साथ प्रॉपर कमेंट्स भी इंक्लूड करूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो प्रॉपर कॉम्पैक्ट वीडियो होगा जिसमें हर एक सेक्शन पर इंडिविजुअल वीडियो आएगा, इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन रहेगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे सॉरी इसको अपलोड करने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी एक जुडिशियल एस्पायरेंट हूं और मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी सीरीज पोस्ट करूं जिसमें रिवीजन आपके साथ साथ मेरा खुद का भी हो जाए, है ना। तो कलेक्टिव इंटरेस्ट तो है ही, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है, सो दैट इज द रीजन। ओके, सबसे पहले मैंने प्रोसीजरल लॉ ही क्यों चुना, है ना। मैंने क्यों नहीं सब्सटैंटिव लॉ चुन लिया, भारतीय न्याय संहिता ले लेता मैं, या फिर प्रीवियसली नोन एज इंडियन पीनल कोड 1860 उसको ले लेना चाहिए था। बट देखो, उससे हम बहुत हद तक रिलेट कर जाते हैं, है ना, क्योंकि हमने मूवीज देखी हैं, हम क्रिमिनल लॉ सीरीज देखते हैं, सोसाइटी से बहुत सारी न्यूज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम काफ़ी हद तक उसको रिलेट कर जाते हैं कि ठीक है, कौन सा सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है। प्रोसीजरल लॉ में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि एक तो ये लेंदी है, दूसरा ये क्रोनोलॉजी में पोस्टेड नहीं है, ये क्रोनोलॉजी में लगे हुए नहीं है, अरेंज नहीं है। एक सेक्शन इधर है तो दूसरा सेक्शन उधर है। और हम गलती क्या करते हैं कि हम इसको सीरीज के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं कि सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि एक्चुअली इसको पढ़ने का तरीका ये है ही नहीं। तो देखो, जब आप इस वीडियो को आगे देखोगे आप बहुत हद तक रिलेट कर पाओगे कि अच्छा, ये क्रोनोलॉजी होती है प्रोसीजरल लॉ को पढ़ने की। और इसी के साथ साथ मैं सीपीसी पर भी वीडियो डालूंगा आगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसको कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले अपने हाथ में या तो बेयर एक्ट रखिएगा या फिर एक रजिस्टर रखिए और उसमें रफली नोट करते जाइएगा चैप्टर्स का सीक्वेंस कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो देखो, जो आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, इट केम इन 2023। अब इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है और बहुत ही सिंपल है वो चार पार्ट्स। देखो, क्राइम होने से पहले के प्रोविजंस कौन से हैं, क्राइम होने के बाद के प्रोविजंस कौन से हैं। अब जब क्राइम हो जाता है तो ट्रायल चलेगा, यानी सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद हम अपील भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि आपको इजी लगेगा, है ना, चार इजी हैं। अच्छा, एक चीज और, आपको मेरी पीपीटी देखकर ऐसा लग सकता है कि ये लॉ वालों की पीपीटी तो नहीं है, तो मैंने बस उसको थोड़ा सा क्रिएटिव रखने की कोशिश की है जिससे आप लोगों का मूड फ्रेश रहे और आप लोग मेरे साथ एक हाई एनर्जी के साथ बने रहें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिफोर क्राइम वाले पार्ट पर आके इसके सारे रिलेवेंट प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें लगता है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो फोर्स में आता है, एक्शन में आता है सिर्फ तब जब क्राइम होता है। बट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, दोनों को ही पावर्स दी गई है फर्स्ट पार्ट में कि अगर क्राइम नहीं भी हुआ है और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्राइम होने वाला है या ऐसा कोई ओकेजन है जिस पर क्राइम हो सकता है,
तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जी हाँ, मैंने वर्ड यूज किया प्रिवेंटिव मेजर्स, प्यूनिटिव मेजर्स नहीं। पनिश करने का मकसद नहीं है हमारा, प्रिवेंट करने का मकसद है ना। स्पिरिट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, बिफोर क्राइम में सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है, दैट इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। भाई देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, हिस्ट्री शीटर, है ना। हिस्ट्री शीटर जनरली हम उस इंसान को कहते हैं जिसने बहुत सारे क्राइम कर रखे हो पहले, और उसके नाम पे बहुत सारी चार्जशीट या एफआईआर हो रखी है पहले भी। तो भाई, एज अ मैजिस्ट्रेट, अगर आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, मान लीजिए आप एसडीएम हैं, एडीएम हैं, डीएम है, और आपके जिले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस होने वाले हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या आप कोशिश नहीं करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी क्राइम ना हो, और आप सबसे पहले उन लोगों को प्रिवेंट करेंगे, एब्सटेन करेंगे जिन लोगों की हिस्ट्री रही है क्राइम में, है ना। तो चैप्टर 9 उन्हीं लोगों की बात करता है कि भाई हम उन लोगों से बेल बॉन्ड भरवा सकते हैं, बॉन्ड भरवा सकते हैं कि भाई आप हमें सिक्योरिटी दीजिए कि उस इवेंट पर आप कोई भी क्राइम नहीं करेंगे, आप सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो दैट इज चैप्टर 9, इजी। चैप्टर 10, देखो, एक चीज याद रखना, चैप्टर 10 या तो आप शुरू में ही पढ़ लो, या फिर सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर 10 अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये बात करता है मेंटेनेंस की। और मेंटेनेंस का जो टॉपिक है वो हम फैमिली लॉज में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ जो मेंटेनेंस की बात की गई है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इसमें रिलीजन का कोई भी इशू नहीं आता है यहाँ पर। वाइफ को लेकर, चिल्ड्रन को लेकर, पेरेंट्स को लेकर हर कोई क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। तो दैट इज चैप्टर 10, है ना। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाता है, तो आप इसको या तो शुरू में पढ़ लीजिए या फिर आप एंड में पढ़िएगा, ठीक है। तो चैप्टर 9 मैंने आपको समझाया। सीधे आते हैं चैप्टर 11 पर। चैप्टर 11 में देखिए सेम वही बात कर रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सार्वजनिक शांति। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, दैट इज गिवन इंटर चैप्टर 11, है ना। कि भाई हम पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखेंगे, हम सार्वजनिक शांति को बनाए रखेंगे, तो उसके लिए हमें जो पावर्स दी गई हैं, दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 11। ओके, चलिए चैप्टर 12 की बात करते हैं। देखिए वही वर्ड आ गया, प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव नहीं है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। कि भाई पुलिस के पास भी ये पावर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास भी ये पावर है कि वो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है, क्राइम को होने से पहले ही रोक सकती है। सो दैट इज चैप्टर 12। तो देखो, सबसे पहला पार्ट हमारा, हमने क्या डिस्कस किया कि क्राइम हुआ भी नहीं है, बट तब भी हमारे पास ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमको क्राइम को रोकने में हेल्प करते हैं। So that is chapter 9, 11 and 12। 10 की बात मैंने आपको बता दी कि आप इसको अलग से पढ़िएगा, ये मेंटेनेंस की बात करता है, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब क्राइम हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे। तो देखो, अगर क्राइम हो गया है तो सबसे पहले आप अरेस्ट करोगे, एज अ पुलिस ऑफिशियल आप अरेस्ट करते हो सबसे पहले। तो भाई अरेस्ट के प्रोविजंस चैप्टर 5 में दिए हैं। अच्छा, अगर आपने अरेस्ट किया तो सामने वाले के पास भी एक राइट आ सकता है, वो क्या, वो बेल ले सकता है ना। बेल वर्ड हमने सुना होगा। तो जब आप अरेस्ट के बारे में पढ़ ही रहे हो, तो इसको चैप्टर 35 के साथ पढ़ो, क्योंकि 35 में बेल के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं, सिंपल। तो चैप्टर 5 रीड विद चैप्टर 35, ठीक है। तो चैप्टर 5 के आगे आप लिख सकते हैं कि रीड विद 35, RW शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा। चैप्टर 35 बेल के रिगार्डिंग प्रोविजंस को साथ में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चैप्टर 6 की बात करता हूं मैं, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। भाई अगर मैंने आपको डिटेन किया है, अगर मैंने आपको अरेस्ट किया है, तो मुझे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना मजिस्ट्रेट के सामने। या फिर अगर आप बेल बॉन्ड भर के चले गए थे, तो अब आपको सामने तो आना पड़ेगा ना कोर्ट के। सो दैट इज द प्रोविजन चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 बात करता है कि मुझे आपकी अपीयरेंस के लिए कंपेल करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा मेरे सामने। ओके, चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। भाई बहुत सारे और भी एविडेंस होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड है और बाकी जो भी एविडेंस हैं, जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उनके रिगार्डिंग अगर मुझे उनको अपने सामने लेकर आना है, कोर्ट के सामने लेकर आना है, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो दिए हैं चैप्टर 7 में। ओके, चैप्टर 13 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर 13 में सिंपल सी बात है
कि पुलिस के पास भी तो पावर है ना भाई। या तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो अगर आपके साथ क्राइम हुआ है, या फिर आप सबसे पहले जनरली किसके पास जाते हो, पुलिस के पास जाते हो। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी या फिर एनसीआर लॉन्च करेगी। सो दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 13। ठीक है, चलिए चैप्टर 14 की बात करते हैं। भाई आपने एफआईआर लॉन्च कर दी, जनरली एक प्रोसीजर क्या होता है, आप एफआईआर लॉन्च करते हैं, एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ पुलिस को पता चलता है कि आपने जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं उसने एक्चुअली कौन कौन से क्राइम किए हैं, और उसी बेसिस पर चार्ज शीट प्रिपेयर करती है पुलिस। ये चार्ज शीट कहाँ जाएगी, ये चार्ज शीट जाएगी कोर्ट के सामने, और कोर्ट फिर ट्रायल शुरू करता है इस चार्ज शीट के बेसिस पर। सो दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 14। आप देखिए वहां लिखा है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। भाई आपने चार्ज शीट भेज दी, बट क्या आपने सही कोर्ट के सामने भेजी है, क्योंकि हर कोर्ट की पावर अलग होती है। तो कोर्ट को चेक करना पड़ेगा कि उस क्रिमिनल केस में कोर्ट के पास पावर यानी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। और अगर जुरिस्डिक्शन नहीं हुआ, मान लो आप मेरे कोर्ट में आए हो, मैं जज हूं, अब मुझे पता है कि आपका जो केस है वो मैं सुन नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके केस को ट्रांसफर कर दूंगा। कहाँ ट्रांसफर करूंगा, एप्रोप्रिएट कोर्ट के पास। तो सिंपल सी बात है, आप चैप्टर 14 के साथ चैप्टर 33 भी पढ़िए, क्योंकि 33 में दिया है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस। इजी। चलिए चैप्टर 15, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, इनिशिएटिव लेना, इन द सिंपलेस्ट सेंस इनिशिएटिव लेना। ठीक है, कि कोई क्राइम हुआ तो मुझे एकदम से कॉग्निजेंस लेना है, इनिशिएटिव लेना है ना, इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है। सो दैट इज कॉग्निजेंस। अच्छा, कॉग्निजेंस लेने के साथ साथ कॉग्निजेंस की लिमिटेशंस भी होती है, तो उसको भी आप कवर करिए साथ में। दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 38। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। चैप्टर 16, सीधे सीधे मैजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट की जा सकती है। आप सबको पता होगा कि हम सीधे सीधे मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर हम मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करेंगे तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई कंप्लेंट हमने करी कब, चैप्टर 16 के माध्यम से। अच्छा, इसके बाद वो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा कब, चैप्टर 17 के प्रोविजंस को यूज करके। सिंपल। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या होगा, अब चार्जेस फ्रेम होंगे। सो दैट इज द लास्ट चैप्टर विच इज गिवन इन चैप्टर 18। चार्जेस को फ्रेम किया जाएगा कि भाई कौन कौन से चार्जेस लगाए जाएंगे, जॉइंडर ऑफ चार्जेस, मिस जॉइंडर ऑफ चार्जेस, है ना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। सारे ही चैप्टर्स को हम इन डिटेल कवर करेंगे यूट्यूब पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। बट अभी मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली इसके अंदर दिया क्या गया है। ठीक है, तो क्राइम की स्टेज भी खत्म हो गई। अब क्राइम के बाद देखो, अब ट्रायल शुरू होगा, है ना। तो ट्रायल शुरू कर देते हैं भाई। ट्रायल में हमें सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है दैट इज चैप्टर 19। अब 19 में देखो क्या है, सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल शुरू होने जा रहा है। सेशन कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है, जो क्रिमिनल केसेस को सुनती है। तो सेशंस कोर्ट कैसे ट्रायल को ओपन करेगी वो दिया है चैप्टर 19 में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि क्रिमिनल केसेस की जब सुनवाई शुरू होती है तो किसके सामने शुरू होती है, सेशंस कोर्ट के सामने। अच्छा, कहाँ से शुरू होती है, कौन से चैप्टर में दिया है, चैप्टर 19 में दिया है। ठीक है, चैप्टर 20 में क्या है, 20 में वारंट केसेस हैं, 21 में सम्मन केसेस हैं। अब देखो, सम्मन केसेस और वारंट केसेस में अभी सिंपल सा डिफरेंस ये समझ लो कि जो सम्मन केसेस होते हैं जनरली वो केसेस होते हैं जो कि लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के साथ आते हैं। क्यों, क्योंकि छोटे मोटे क्राइम की सुनवाई हो रही है। सो दैट इज सम्मन केसेस, है ना, या समरी ट्रायल। वारंट केसेस वो केसेस हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर है, क्योंकि क्राइम बहुत बड़ा हुआ है। तो कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होता है और कोर्ट बहुत ज्यादा कॉशियस भी होता है, सावधानी से चलता है। सो दैट इज गिवन इन 20, 21 एंड 22, है ना, वारंट, समन्स ट्रायल एंड समरी ट्रायल। ठीक है, चलिए चैप्टर 33, प्ली बार्गेनिंग। अब ये प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, तो देखो, प्ली बार्गेनिंग जनरली ट्रायल से पहले या ट्रायल शुरू होने के इनिशियल स्टेजेस में की जाती है। अब देखो, प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई क्राइम किया। ठीक है, अब आपने अगर क्राइम किया है तो आप कौन हुए, डिफेंडेंट, आपके ऊपर मैं केस करूंगा, है ना, आप बेसिकली अक्यूज्ड हो। अच्छा,
अब मैं हूँ कौन? मैं हूँ प्रोसिक्यूशन वाली साइड। प्रोसिक्यूशन मतलब जो आपको सजा दिलवाना चाहती है। तो कई बार ऐसा होता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कि हम चार्जेस को लेकर नेगोशिएशन कर सकते हैं कि ठीक है, आप ये वाले चार्जेस को एडमिट कर लीजिए कि आपने किया है। अब देखो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता है सामने वाले के ऊपर कि नहीं भाई एडमिट कर लो, चाहे तुमने किया है नहीं किया है तुम एडमिट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबके प्रेजेंस में ये होता है। और अगर आपने वो क्राइम किया है तो आप उसको कमिट कर लीजिए कि हाँ आपने किया है। इससे फायदा क्या होगा? कोर्ट का टाइम बचेगा। कोर्ट का टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एडमिट किया तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको भी फायदा होगा। कोर्ट से, प्रोसिक्यूशन साइड से बहुत हद तक रिलैक्सेशन मिलता है। सो दैट इज प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, चलिए। अब एविडेंस भी तो दोगे, है ना भाई? मान लो अगर सामने वाला तैयार नहीं है, प्ली बार्गेनिंग में तैयार नहीं हो रहा है, तो मुझे अपनी तरफ से एविडेंस देने पड़ेंगे कि भाई देखो इसने क्राइम किया था। तो एविडेंस के जो प्रोविजंस हैं वो हमको दिए गए हैं चैप्टर 25 में। ओके, 26 में दिए गए हैं इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगा। भाई ट्रायल की बात कर रहे हो तो ट्रायल से पहले इंक्वायरी भी करवानी पड़ती है। कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वो खुद से भी अलग से इंक्वायरी करवा सकती है पुलिस की हेल्प से। सो दैट इज गिवन इन चैप्टर 26। ओके, 24 की अगर मैं बात करूं तो 24 में है कि जो पर्सन्स डिटेन्ड है, जेल में है, उनका क्या है, उनके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो 24 में है। देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जिसके ऊपर केस किया है वो अनसाउंड माइंड है ना? तो उस केस में क्या होगा अगर ये प्रूव हो जाए कि जो अक्यूज्ड है वो अनसाउंड माइंड है? क्या हम उसको छोड़ेंगे? और छोड़ेंगे तो प्रोसीजर क्या होगा? तो ये सारे प्रोविजंस हमको दिए गए हैं चैप्टर 27 में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो 27 में हमको दिया है अनसाउंड माइंड। ठीक है, अब 28 की बात कर लेता हूं मैं। तो 28 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं ना, इसमें लिखा है प्रोविजंस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बेसिकली इस इंटेंशन से इसको इंसर्ट किया गया था जिससे एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस और हमारी जुडिशरी दोनों ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसमें किसी भी तरह से गड़बड़ी ना हो। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस यहाँ पर हमको दिए गए हैं। दैट इज गिवन इन चैप्टर 28। ओके, द लास्ट इज, अब देखो भाई ट्रायल चला रहे हो, तो ट्रायल का रिजल्ट क्या होगा कि या तो आप सामने वाले को छोड़ोगे, दैट इज एक्यूटल, या फिर आप उसको कन्विक्ट करोगे, यानी आप उसको सजा दोगे। दोनों ही केस में जजमेंट तो पास करोगे ना। सो दैट इज द लास्ट चैप्टर विच इज गिवन इन चैप्टर 29, दैट इज जजमेंट। ठीक है, अच्छा आपने ट्रायल चला लिया। अब ट्रायल के बाद क्या होगा? सामने वाला अपील कर सकता है, रिवीजन कर सकता है ना? सो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है दैट इज इन द लास्ट पार्ट विच इज आफ्टर ट्रायल प्रोविजंस। आफ्टर ट्रायल प्रोविजंस चैप्टर 30 से स्टार्ट है। तो चैप्टर 30 में दिया है सबसे पहली चीज, कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। हम में से बहुत लोगों को ये पता होगा या शायद ना पता हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सेशंस जज जो होता है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस दे सकता है। बट क्या उसकी डेथ सेंटेंस देने के बाद, सॉरी फॉर दैट डिस्टरबेंस, देखो, क्या उसकी डेथ सेंटेंस पास करने के बाद आपको फांसी दे दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट के पास वो जजमेंट जाता है कंफर्मेशन के लिए। सो दैट इज कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस गिवन इन चैप्टर 30। अच्छा, अपील करोगे तो चैप्टर 31 में अपील करोगे। चैप्टर 34 बात करता है एग्जीक्यूशन की, कि भाई जो सजा आपको दी गई है उसका एग्जीक्यूशन होगा, यानी अब उसको अप्लाई किया जाएगा, या फिर रेमिशन या फिर कम्यूटेशन कम की जा सकती है, बदली जा सकती है। तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस जो है दैट इज गिवन इन चैप्टर 34। ओके, 36, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल केसेस में अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उसका क्या होगा, किस तरह से डिस्पोज ऑफ की जाएगी? डिस्पोज ऑफ का मतलब खत्म करना नहीं होता है, डिस्चार्ज करने से मतलब होता है ना? सो दैट इज गिवन इन चैप्टर 36। ओके, सेकंड लास्ट, चैप्टर 37, अगर कोर्ट से गलती हो जाती है, प्रोसीडिंग्स में, जजमेंट में एरर हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस कहाँ पर है? चैप्टर 37 में है। ठीक है, बाकी लास्ट में मिसलेनियस प्रोविजंस हैं जो कि हमको चैप्टर 39 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसी सीरीज में सारे वीडियोस को पोस्ट करेंगे और मुझे आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इन वीडियोस को देखेंगे। सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है और ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ।
मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि जब आप मेरी वीडियोस देखें तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन कॉन्फिडेंस कि ये बंदा जो बोल रहा है ये उस हिसाब से पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तब आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज आप मत कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।